नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है, उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है, लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव-गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं, क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं? जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका। नमस्कार। 2 कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज़्यादा होती थी, जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं? देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है, जो अपेक्षा है, वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन। उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है और उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने। लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज़्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी, यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिए? देखिए, हमारा कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है। और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया। इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है। मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज़्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है। देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा वे समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है। आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि
नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है? नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है। वो ज़मीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है। पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आज़ादी के बाद इतनी सारी चीज़ों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांवों में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूँगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है? किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी। 9 करोड़ महिला रोज़ पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपम्प डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में, और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद थी 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुँचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुँचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज़ पानी लाने जाने में उनके जाते थे। आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी, उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना, उसके पीछे कितने लोगों का फ़ायदा हुआ। महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम मोदी साहब ने किया है। मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया। तब आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये 2 बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था। हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुँच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1 करोड़ 55 लाख तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने। बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने
वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए, और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी हैं। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था। उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ़ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है, वो आपको देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले पहले नर्मदा से साबरमती, और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियाँ, तालाब, सरोवर आए, वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1 लाख करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है, वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं, तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फ़ायदा होता है। मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं। खेत में भी 4x4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे ज़मीनें उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे, उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे, तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है। यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है? एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे, हाँ, कोई एग्जाम्पल ही उस आप टाइम बताइए, में क्योंकि हाँ वही ज़रूरी है। उस टाइम में पावर नहीं आता था, वो महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके बाद बहुत टाइम था, पर एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई। तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में
वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी। वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में? मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुँच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने ज़मीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नज़रिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है। पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे। आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी वो देखते भी हैं। गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज़ देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहाँ पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि कुछ अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है? वो तो पूरा देश जानता है कि वो बहुत शार्प है। हाँ। उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है, वह करते हैं अपनी मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है। उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम ला के देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है। जीतते ही जाते हैं। उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे। आपने कोई एक चीज़ जो उनसे सबसे ज़्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल। एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा लेके जाना, मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उसने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं। मुझे ऐसा लगा कि यार ये कैसे चलेगा। मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ही सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए। हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ। समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हम। मुझे यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ।
तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से ही सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं। तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं। आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके। नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूँगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था। और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा। मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया। मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी। इससे ज़्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है। ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी भारत? वो एक चीज़ नहीं है। मैंने कहा ना, फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धुआं से, तो धुएं से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को। और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था। तो सिर्फ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया। अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे। उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं हैं तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, पर घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की। पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, ज़मीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया। एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना ज़मीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है। ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डेरेल हो चुकी है, तमाम चीज़ें, ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है, वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है, उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे। हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज़ तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में इतना जीडीपी जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे। मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं। हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊँगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है। तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे कभी उन्होंने बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास। उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूँगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था? नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज़्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहें, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ के साथ इस बातचीत के लिए।